नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा जो आगे आने की संभावना है, कब आज तक आ सकती है उसके विषय में हमने पेपर 1 का जो वीडियो बनाया था उसके हमने बात कर ली। अप्रत्याशित हो सकता है अचानक आ जाए कभी भी, कोई नहीं जानता कि ये कह देना कि मुझे मालूम है, ऐसा मैं दावा कभी नहीं करता। मालूम नहीं है किसी को भी, अचानक कभी भी आ सकती है भर्ती, हो सकता है साल के अंत में भी आ जाए, नहीं अगले साल तो आनी ही आनी है। मोटा-मोटी आप ये मान के चलो कि आपके पास एग्ज़ाम होने तक 1 से डेढ़ साल तक का समय है, मिनिमम 1 साल, अधिकतम डेढ़ साल। तो 1 साल के हिसाब से अपनी तैयारी आप करके जा सकते हैं। अभी जो पेपर हुआ उसका स्तर आपने देखा, पीछे से थोड़ा टफ आया पेपर निश्चित रूप से, थोड़ा क्या ज़्यादा ही टफ आ गया था। और पेपर 1 के कारण बहुत सारा विद्यार्थियों को नुकसान हो जाता है, पेपर 2 के कारण, तो इस कारण आपकी मेरिट भी लगभग 15-20 अंक नीचे ज़रूर जाएगी इस बार। और फिर भी विद्यार्थियों का एक सवाल था कि सर आपने लगातार आप इस पे बात करते रहते हैं, तो रिज़ल्ट आने के बाद आपने इस पे बात क्यों नहीं की? किस प्रकार की किताबों से है पढ़ के या किस प्रकार के नोट्स पढ़ के या क्या-क्या जो हमने पढ़ा था, आप जो सामग्री बताते थे, उनका क्या परिणाम रहा है? और कैसे आगे वो सुधार करके आगे आने वाली जो वैकेंसी है, उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ आप ये मान सकते हो कि आगे यदि कभी टीचिंग एसोसिएट वगैरह के लिए जो अभी एक वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए भी आप इसी प्रकार की किताबें रिकमेंड जो मैं अभी इसमें करूँगा, उस प्रकार की किताबें आप उन एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हो, नेट इत्यादि के लिए भी पढ़ सकते हो, सभी में आपके काम आ जाएँगी। सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जा बात करेंगे, जैसे-जैसे मुझे जो-जो चीज़ें याद आती जाएँगी उसके संबंध में हम बात करते जाएँगे। साल वाइज़ भी हम किताबों की बात करेंगे, अलग-अलग जो किताबें आती हैं, उनकी भी बात करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज़ की भी हम बात करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है ना? क्योंकि बहुत प्रकार की भ्रामक सूचनाएँ बाज़ार में इधर-उधर घूमती रहती हैं। हर कोई अपने-अपने दावे करता है ना? मार्केट का खेल है, तो विद्यार्थी उसमें फँस कर रह जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इतिहास विषय का जो आपको पार्ट है, उसके अंदर आपके आता है प्राचीन भारत। भारत के 3 हिस्से हो गए, प्राचीन भारत, दूसरा हो गया आपका मध्यकालीन भारत, तीसरा हो गया आपका आधुनिक भारत, फिर हो गया आपका विश्व इतिहास, एक हो गया आपका राजस्थान। ठीक है? और फिर सिंगल किताबों की भी हम बात करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग की भी बात करेंगे और एक आती है आपकी ऑब्जेक्टिव। इन सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन भारत में मैंने आपको पहले भी बताया था, सौरभ चौबे की किताब आप ये जो अलग-अलग किताब की और मैं इसके साथ ही आपको ये भी बताऊँगा, कुछ बेसिक बुक्स जो नए विद्यार्थी हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए समझ बनाने के लिए। सीधे आपको मैं सिंगल-सिंगल जो बुक बताऊँगा बाद में, एक किताब भी पढ़ सकते हैं आप भारत के लिए, उनसे भी काम चल जाता है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने एमए कर लिया कभी ले लेके 1 वीक सीरीज़ और कुछ इतिहास में पढ़ा ही नहीं और आप सीधे फैक्ट वाली किताब लेके बैठ जाएँगे, तो आपको याद नहीं होंगे। थोड़ा बहुत भी घुमा के डालेंगे, आपको प्रश्न नहीं समझ में नहीं आएगा। कुछ बेसिक बुक्स के बारे में भी हम बात करेंगे, वो कौन-सी हैं जो पढ़नी चाहिए एक नए विद्यार्थी को ज़रूर या समझ विकसित करने के लिए क्योंकि अभी समय है तो बीच-बीच में आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है? तो पहले तो ये देखो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसमें आप कहोगे कि इस समय से द वो क्वेश्चन नहीं मिला, वो क्वेश्चन नहीं मिला। 2, 5, 7 क्वेश्चन इधर-उधर होने से पूरे पेपर में जैसे प्राचीन भारत में यदि 80% से ज़्यादा किसी किताब से आ रहे हैं और दूसरी किताब यदि आप लेते हो जिसके अंदर से 90% आए हैं और वो उससे काफ़ी बड़ी है, तो कोई सार वाली बात नहीं है। मेरिट आपकी 60% नहीं जा रही। इसके बाद में आधुनिक भारत में परीक्षा वाणी की किताब है। ठीक है, ये तो मैं अलग-अलग आपको बताते ही रहता हूँ। विश्व इतिहास में नाथ पब्लिकेशन की किताब है या फिर आपकी भास्कर सर वाली अरविंद भास्कर और राजस्थान के इतिहास के अंदर आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। हिंदवाल हो या नाथ पब्लिकेशन हो, हिंदवाल हो, नाथ हो, पैनोरमा हो, है ना? इसमें से चल जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव बुक की हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक देखो आप सिंगल-सिंगल लाना चाहते हैं, तो आपके यूथ वाला पुराना हो गया, यदि नया आ जाए तो लेना, पुराना तो देखो उसमें काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चन हो गए, अपडेट ही नहीं कर रहे वो कई सालों से और उनके अलग-अलग आते हैं। हाँ, नेट के लिए अलग आता है, वो अलग आता है। पप्पू सिंह प्रजापति का भी एक पीछे नया एडिशन आया है, यदि आपको कंबाइंड लेना है वो ले सकते हैं। और हिस्ट्री 360 की जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, उनका सेकंड एडिशन आने वाला है।
यदि आपको वो अच्छी लगती है, देखो जो अच्छी लगती है वो लो, आप मेरे कहने से मेरी किताब क्यों लो? मैं कभी नहीं कहता कि मेरी किताबें आप ले लो, जो आपको ठीक लगे वो ले लो। आपको लगता है कि उसमें ₹100 कम लग रहे हैं, मेरे को मैटर अच्छा लग रहा है, वो ले लो, क्या दिक्कत है? सेकंड एडिशन है, कब आएगा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 10 जुलाई के आस-पास प्राचीन आ जाएगी, ठीक है? और उसके बाद में आप 2-2 हफ्ते के गैप से मान लो, लगभग 20 से 25 जुलाई आप 25 तक तो पक्की आ जाएगी, मध्यकाल आ जाएगी। फिर उसके बाद में 5 अगस्त, 10 अगस्त तक आपकी आधुनिक आ जाएगी और अगस्त के अंदर ही आपकी विश्व आ जाएगी। इससे पहले आपको चाहिए कोई जल्दी चीज़ है, कोई और एग्ज़ाम है, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी और किताब ले सकते हैं। मैंने आपको 2 किताबों के नाम बता दिए। आप ले सकते हैं, सेकंड एडिशन इनका आ जाएगा, जो भी पिछले 2-3 साल के अंदर पेपर हुए हैं और जो लगभग मैंने 38 या 39 पेपर हैं, जो क्वेश्चन निकाले हैं, व्याख्याओं को और प्रमाणिक बुकों से ऐड कर रहे हैं, नई जो अभी अप्रोच आरपीसी अपना रही है उसके अनुसार और अपडेट करके इन किताबों को निकालेंगे। अब इसमें बा अभी तक का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ तब तक के अपने सारे क्वेश्चन आ जाएँगे। अभी आरपीसी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के भी 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसके बाद में इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो लिया, तो इस प्रकार के कई एग्ज़ाम किताब निकालने के बाद में हो लिए, यूपी में काफ़ी सारे एग्ज़ाम हो लिए, मध्य प्रदेश में हो लिए, हरियाणा में हो लिए, है ना? तो उन सबको मैंने कंबाइंड करके ले लिया है उन क्वेश्चनों को और व्याख्या अच्छे तरीके ठीक है, तो ये काम चल रहा है, मैंने आपको बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आपकी किताबें आ जाएँगी। पहले चाहिए आप दूसरी किताब ले सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि इसके अंदर आप कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक अब जैसे पुरानी एस के पांडे वगैरह चलती थी या एलपी शर्मा चलती थी, उनसे देखो काम चलता नहीं है बिल्कुल भी, उनसे काम नहीं चलता है। अब थोड़ा-सा बेस बनाने के लिए पढ़ रहे हो वो अलग बात है, नहीं तो आपको थोड़ी-सी एडवांस किताबें पढ़नी पड़ेगी। सिंगल किताबों की मैं बात करूँ, तो सिंगल किताबों में देखो बार-बार हम एक तो आर्य कॉम्पिटिशन का नाम लेते थे, लेकिन अब इसमें मैटर कम है, कुछ 2-4 टॉपिक नए आए, वो भी उन्होंने नहीं ऐड किए, वो तो नाथ में भी ऐड नहीं है, तो कुछ टॉपिक तो। लेकिन ये अपडेट ही नहीं कर रहे, अब इनको जैसे अप्रोच बदली है, इनकी किताबों का नाम है अच्छा, लोग पसंद करते हैं, विद्यार्थियों ने लंबे समय तक पढ़ा है, सिलेक्शन लिया, लेकिन अब थोड़ा-सा टफ पेपर आने लगा, तो उसके हिसाब से इनको अपडेट करना चाहिए। तो यदि इसका अपडेटेड वर्ज़न आता है, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, नहीं तो पुराने के लिए आप इसको मैं अब आजकल के एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं रिकमेंड ठीक है? तो बचती है नाथ पब्लिकेशन की, ठीक है? तो इसके अंदर भी जो बाद में एक आधा टॉपिक जोड़ा, वो उसके अंदर नहीं है, बाकी ठीक है। फर्स्ट एडिशन है, तो उसके अंदर कोई भी निकाले, उसके अंदर गलतियाँ थोड़ी-सी ज़्यादा रहती हैं, तो वो कई टॉपिक्स में मुझे दिखाई देती हैं। तो अभी इनका ये कहना है कि इसका जो अपडेटेड एडिशन है, वो एक दिन शायद उन्होंने पोस्ट डाल रखी थी पवन भौरिया जी ने, शायद 6 महीने 7 महीने बाद आएगा वो तो। अभी से आप लेना चाहते हैं तो इस पढ़ सकते हैं। जितने आपके एग्ज़ाम में लाइक क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत होती है, उतने क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापति की जो किताब आती है, वो तकरीबन-तकरीबन इससे 40 से 50% ज़्यादा मैटर है। तो जिस किताब के अंदर मैटर ज़्यादा होगा, तो वो उसमें से कुछ क्वेश्चन कुछ प्रतिशत है, वो प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना रहती है। आप यदि सोचते हैं कि मैं इससे भी डेढ़ गुना किताब पढ़ सकता हूँ, तो आप पप्पू सिंह प्रजापति की किताब पढ़ सकते हैं। रिज़ल्ट के मामले में आपको उसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इससे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कुछ प्रतिशत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी तुलना में आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा मैटर वाली किताबें कम रिकमेंड करता हूँ। नहीं तो फिर ज़्यादा मैटर वाली पढ़नी है, तो आप अलग-अलग पढ़ लो। सिंगल किताबों की मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर। हाँ, ये जो आर्या है रिवीज़न करने के लिए आप रखना चाहो तो अलग बात है। भई आप ये पढ़ रहे हो तो सिर्फ़ रिवीज़न के लिए चाहिए, तो आप आर्या ले सकते हो। ठीक है? सिंगल आर्या के साथ जाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, वैसे नहीं। अब इसके बाद में बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की या नोट्स वगैरह की, ठीक है? तो ऑनलाइन कोचिंग में देखो, अब इनके सबके नाम आ रहे हैं तो अपने को गणपत सिंह जी का नाम लेने में कोई वो नहीं है, क्योंकि राजस्थान में लगभग 80% बच्चे हैं, वो यदि ऑनलाइन पढ़ते हैं तो गणपत जी के पास पढ़ते हैं, बाकी 20% वो इधर-उधर अलग-अलग जो 8-10 टीचर और हैं, लोकप्रिय हैं या बड़ी संस्थाएँ हैं, उनके पास पढ़ते हैं, ज़्यादातर ऐसा। तो गणपत सिंह राजपुरोहित का ऑनलाइन कोर्स चलता है और इनके जो नोट्स हैं, वो भी आते हैं। तो नोट्स की क्या परफ़ॉर्मेंस रही आप उनके जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर उन्होंने बताया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। जो भी मेरिट रहती है, उससे हमेशा 15-20% ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में इनकी आप ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ोगे तो बहुत सारे नए सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं और ओवरऑल मेरिट से एक अच्छा खासा अबव स्कोर है वो आप निकाल सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन उनसे आ जाते हैं और आराम से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं
और इसमें मेरे कहने से या किसी के न कहने से, किसी की आलोचना करने से, किसी के नहीं करने से, उससे कुछ नहीं होता। जब परीक्षा का परिणाम आता है तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उनकी संस्था से ही निकलते हैं। पिछली एग्ज़ाम में भी आपने देखा, आगे का भविष्य में देखेंगे आप। ठीक है? तो अब इनका जो ऑनलाइन कोर्स है वो न्यू अभी आने वाला है। इन्होंने एक ऑफलाइन बैच शुरू किया कर रहे हैं जुलाई के अंदर, बाड़मेर के अंदर। कोई आस-पास का बच्चा है और ऑफलाइन का शौकीन है तो वहाँ जाके के देख सकता है। नहीं तो फिर ये कोर्स इनका ऑनलाइन आ जाएगा। ऑनलाइन में अब की बारी उतने ज़्यादा वीडियो मेरे हिसाब से नहीं बनाएँगे जिस हिसाब से बता रहे हैं। पीछे इन्होंने जो पढ़ाया था, इनके जो नोट्स दिए थे उसमें कुछ अपडेट करेंगे ये। 5 से 10% कुछ नए फैक्ट हैं, नए पैटर्न के अनुसार चीज़ें कहीं समझाने की ज़रूरत होगी वो समझा देंगे, नए फैक्ट ऐड करवा देंगे। और वो कोर्स है वो शायद मेरे हिसाब से पिछली बार जितना बड़ा नहीं होगा, कुछ कम वीडियो का होगा, कि उसमें साथ-साथ वो चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, तो बार-बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं होगी और उस कोर्स के अंदर वो साथ में जो नोट्स हैं वो देते हैं, तो फिर वो उसमें काम बन जाएगा, ठीक है? तो ऑनलाइन कोर्स कोचिंग आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हो सकता है नीचे आप बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करें, बहुत फालतू करोगे तो मैं डिलीट कर दूँगा, है ना? आलोचना कर सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि सर आपने वो नहीं क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं बताया, उसकी किताब को अच्छे कर ये तो बहुत नॉर्मल है मेरे लिए, कोई ख़ास ख़ास बात नहीं है। आप अच्छे से कमेंट करें, क्योंकि आपने देखा है, आप सोचेंगे कि सर इस प्रकार से थोड़ा-सा सेफ बातें कैसे कर रहे हैं। आलोचनाएँ होती हैं, वो उसकी आलोचना कर रहा है, वो उसकी आलोचना कर रहा है। अब हम कुछ बोलते हैं, वो कहेगा तो आप उसके पक्ष में हो, आप उसके विरोध में हो। मैं तो किसी के पक्ष या विरोध में हूँ नहीं। ठीक है? मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। मैं विद्यार्थियों को हर साल इसी प्रकार से किताबें बताता आ रहा हूँ लंबे समय से, ठीक है? और मेरी इनमें से ऑब्जेक्टिव किताबें आई हैं, उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप पप्पू सिंह प्रजापति की ले लो सिंगल, आप नाथ पब्लिकेशन की भी ऑब्जेक्टिव किताब आती है, थोड़ी छोटी लेना चाहो तो वो ले सकते हो। या आप वो यूथ पब्लिकेशन वाली ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो लो। मैं तो कभी नहीं कहता कि ये ही ले लो आप। जो आपको पसंद आए, आप मैं सबसे हमेशा ये कहता हूँ, जो बच्चा किताबों से पढ़ सकता है, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। कोचिंग की तरफ तो तब जाना चाहिए जब आपको लगे कि नहीं, साथ में टाइम नहीं बैठ रहा है या नए हैं, समझ नहीं बन रही है तो आपको कोचिंग ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे राजस्थान में शिक्षक कोर्स करवाते हैं, है ना? अलग-अलग टीचर, आप यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखो, आपको लगता है कि ये टीचर मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो उनके कोर्सेज़ जॉइन कर लो, ठीक है? क्योंकि ये जो विवाद चलता है कि इससे की किताब से इतने क्वेश्चन आए, इसके कोर्स से इतने क्वेश्चन आए, उसको उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये अपने जो जो भी इनका जो परफॉर्मेंस रहता है, वो हर बार यूट्यूब पे आके बताते हैं। उसकी किताब से तुलना नहीं की जा सकती, क्लास में जो पढ़ाते हैं उससे मैटर हमेशा कम मिलेगा, किताब में बहुत ज़्यादा संभावना होती है चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखने की, उससे हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे, चाहे वो कोई भी लिखे। नहीं तो फिर आप ये देखते हैं कि जी ऑनलाइन कोचिंग वाले और टीचर्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई बता क्यों नहीं रहा? हमने आके दिखाया कि ये मैंने बोर्ड पे ये लिखाया है और इसमें से ये क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा आएँगे। अगर इनसे ज़्यादा आने लग जाएँगे तो नाम नाम से कुछ नहीं होता है, गणपत सिंह का नाम चला जाएगा। यदि 2-3 एग्ज़ाम के अंदर कुछ 2 से 2-3 1 शिक्षक, 2 शिक्षक ऐसे आ जाएँगे, वो दिखा देंगे कि हाँ, ये हमने बोर्ड पे पढ़ा रखा है देखो और इनसे ज़्यादा परसेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्ज़ाम से। विद्यार्थी खुद ब खुद चले जाएँगे, मैं खुद लिख दूँगा ये वाले टीचर हैं, इनके गणपत सिंह जी से इतने ज़्यादा सवाल आए हैं, उनकी कोचिंग भी आप देखो बढ़िया लगेगी। तो जो चीज़ सामने होती है, उसी का तो बताया जाएगा। हाँ, मैं ये क आप ये जो इनका विवाद है, सीधे-सीधे आपको दिखाई देता है। मेरे पे भी लग जाते हैं आरोप। इनकी किताब है और इनके नोट्स हैं। इनकी किताब है, बड़ी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपसे क्यों कहूँ कि इनकी किताब आप नहीं पढ़ो या इनकी किताब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आए हैं, सीधे-सीधे आए हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। यदि आप इनकी किताब जो लेंथ में बड़ी है, वो आप यदि पढ़ सकते हो, इसकी तुलना में मैंने आपको बताया, इसकी तुलना में ये किताब बड़ी है, लेकिन आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। यदि आपकी आपकी क्षमता इतनी है, वो किताब आप किसी साथी के पास देखो, किसी दुकान पे जाके देखो, आपको लगे कि नहीं भारत के इतिहास का इतना मैटर तो मैं पढ़ सकता हूँ आराम से। दिक्कत क्या है? आप वो किताब लाओ, आप वो किताब याद कर सकते हैं, तो आपको किसी दुनिया के कहीं नोट्स की क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका अकेला उस किताब से काम बन जाएगा। जो स्थिति है वो सामने है। मैं आपको सबकी ख़ासियत और अच्छाइयाँ और कमियाँ सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपके समझ में ठीक है? तो इनका जो न्यू कोर्स है वो ले सकते हो। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर 3-4 अलग-अलग जो इंडिविजुअल टीचर्स हैं उन्होंने भी कोर्स शुरू कर रखे हैं। या जो बड़ी कोचिंग संस्थाएँ हैं उनमें तो हर सब्जेक्ट के कोर्स आते ही हैं, ठीक है? कलाम का, उत्कर्ष का, तो इस प्रकार की आप संस्था में से जिसमें भी आपको ये लगे कि या जयपुर में भी 2-3 कोचिंग हैं। जिसका भी आपको ये लगे कि इसका मेरे को पढ़ाने की शैली अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि ये ऐसे बताएगा तो मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँगा, उसका आपको जॉइन करना है। ठीक है? ये वाली बात हो गई। तो ये आती है सिंगल किताबों की यदि मैं बात करूँ तो नाथ वाली आर्य आती है। ये रिवीजन के लिए ले सकते हैं, अकेले पर आजकल इतना नहीं कर सकते हम। पप्पू सिंह प्रजापत की आती है
और इनके जो नोट्स हैं वो अलग-अलग आते हैं। प्राचीन भारत के 2 आते हैं क्योंकि इनके नोट्स हैं, के नोट्स से आप इसकी तुलना करोगे कि उनके नोट्स आपके महँगे पड़ते हैं। प्राइस क्या है ज़्यादा क्योंकि वो पेज क्वालिटी और कलरफुल और हैंड रिटन के कारण उनकी संख्या ज़्यादा है। हालाँकि मैटर ज़्यादा नहीं है, बुकलेट बहुत ज़्यादा लगती हैं लेकिन उनके अंदर मैटर कम है। तो उसका आपको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है। यदि आपको कम प्राइस में किताब के सहारे जाना आपका बजट नहीं है, तो आपको किताब लेनी चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किताब पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो ऑनलाइन कोचिंग चला जाएगा। इसका ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है? तो ये वाली बात होगी, ऑब्जेक्टिव बुक की बात होगी, बेसिक किताबें। अब यहाँ पर कई विद्यार्थी ऐसे हैं, जिनका इतिहास पहले पढ़ा हुआ नहीं है या पढ़ भी लिया तो कभी बेसिक किताबें पढ़ी नहीं, सीधी गाइड किताबें पढ़ी, वन लाइनर पढ़ा। अब जो अ, समझ वाले क्वेश्चन आते हैं, वो उनको पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या पूछा हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ किताबें बताता हूँ। देखो, अभी जो स्कूलों में किताबें चल चल रही हैं, वो आपको कोई शिक्षक बताए या नहीं बताए, वो हमेशा पढ़नी होती हैं। आप किसी भी विषय का एग्ज़ाम दें, उसमें से या तो आपको पढ़नी ही होती हैं। और नहीं तो देखो, अभी नई किताबें आ गई, 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की भी नई आ गई हैं, लग जाएँगी अगले साल से। एनसीईआरटी में, सीबीएसई के स्कूलों में तो लग गई, अब राजस्थान में अगले साल लग जाएँगे। हो सकता है 9वीं की भी नहीं आ जाएँ। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि 12वीं के अंदर जो 3 किताबें चलती हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2, 3, वो वाली आपको पढ़नी है। वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। वो तो समझ बनाने के लिए पढ़नी है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, पहले एक एनसीईआरटी में किताबें चलती थी, वो तो बंद हो गई। काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ मैं, लगभग 15-20 साल पहले की। तो उसके बेसिस पे अलग पब्लिकेशन से उन उन लेखकों की किताबें आती हैं, वो किताबें आप देख लेना। जैसे सबसे पहले मैं ये सबसे ज़्यादा कारगर है, ये पहले ही बता देता हूँ आपको। इसमें से क्वेश्चन भी देखने को मध्यकालीन भारत, ये सतीश चंद्रा की एक किताब आती है, सिंगल पार्ट के अंदर। सिंगल पार्ट के अंदर एक किताब आती है। मैं 1 सेकंड देखूँ क्या कहीं पे मेरे पास यदि हो तो? फ़ोटो यदि एक एक जो पहले भी मैंने वीडियो कर दिया क्या? नहीं है आपको फ़ोटो 1 सेकंड मेरे डाउनलोड्स में होंगी तो मैं आपको इसी के अंदर। देखो, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, है नहीं फिर। मैंने एक दिन इमेज निकाली तो थी इसके अंदर से। आप देख लेना, सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत की सिंगल किताबें आती हैं। देखो, सतीश चंद्र की 2 अलग किताबें और आती हैं। एक पार्ट 1 सतीश चंद्र का मध्यकालीन भारत, वो आता है सल्तनत काल का तक का, सल्तनत काल का, और एक मुगल काल से मुगल काल का आता है, ठीक है? मतलब सल्तनत के बाद से मुगल काल पर, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वो तो बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद में तो ये वाली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बहुत ही आसान है, उनको पढ़ना बहुत आसान है। एक ऐसे ही आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब आती है मुगल भारत की, एकदम आसान। बहुत मतलब कहानी आपको समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद में फैक्ट याद कर लो आप। तो जो सिंगल वाली किताब है, पहले जो पुरानी एनसीईआरटी में चलती थी, वो एक पब्लिकेशन से आती है। मेरे हिसाब से ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से वो किताब आती है। ठीक है? तो सतीश चंद्रा वाली एक सिंगल किताब आती है और ज़्यादा महँगी नहीं आती। ऑनलाइन भी आपको वो सस्ती मिल जाती है, 150-200 रुपए में। ऑफलाइन तो हो सकता है और भी कम में मिल, तो वो वाली किताब आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से प्राचीन भारत के अंदर आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा की किताब आती है। अब आप कहोगे कि सर यही पढ़ जाए, आपको परीक्षा में 25% सवाल भी नहीं देखने को नहीं, कई-कई बार तो 25% से कम देखने को मिलते हैं। हो सकता है थोड़ा आसान हो तो 30% आ जाए। लेकिन उसका चीज़ें आपको सारी समझ में आ जाएँगी, किस प्रकार कैसे चीज़ें बदली, कैसे बदला। उससे ऐसे सवाल जो कॉन्सेप्ट आधारित हैं, वो आपकी ठीक हो जाएँगे। इसके अलावा फैक्ट याद होने आपको आसान हो जाएँगे। चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किताब। ये ज़्यादा कारगर है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आधुनिक भारत के अंदर ये पुरानी एनसीईआरटी में चलती थी इन लेखकों की किताबें। आधुनिक भारत के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक किताब है विपिन चंद्र की, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है? ज़्यादा बड़ी नहीं है वो किताब और आसानी से आप 1 हफ्ते के अंदर इसको पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत इतिहास भी पढ़ा हो तो आराम से पढ़ लेंगे, नहीं भी पढ़ा हुआ है, तो एक बेसिक आपका बन जाएगा। इन्हीं की एक किताब थोड़ी बड़ी आती है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र और मृदुला गर्ग और ऐसे कई लेखक हैं।
हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय से आती है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो भारत की आज़ादी के आंदोलन को एकदम अच्छे कहानी के रूप में आपको पढ़ना है। ये जो किताबें हैं, ये क वैकेंसी आने के बाद में मैं ये नीचे वाला पोर्शन बताऊँगा ही नहीं आपको। जब भी आप देखते हो कि वैकेंसी आने के बाद में मैं किताबों की रिकमेंडेशन के लिए वीडियो बताता हूँ, इस प्रकार की किताबें मैं नहीं बताता, कि फिर समय कहाँ है? फिर तो वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सिंगल गाइड पढ़नी पड़ेंगी फिर तो लास्ट में। ये तो मैं अभी वैकेंसी आई हुई नहीं है, तो आपका बेस कैसे मजबूत हो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ये काफ़ी मोटी किताब आती है। लेकिन आपको इसको जब भी आपका मूड ऑफ हो या आप सोच रहे हैं कि नहीं याद नहीं हो रही चीज़ें, आप उसको पढ़ो। आपको भारत का जो आधुनिक भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक का वो एक एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? और बहुत ईज़ी है। मतलब जिस प्रकार से आप नॉवेल पढ़ते हो उस प्रकार से चलेगी, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं आएगा। और फिर आप अपने जो फैक्ट हैं, वो चाहे इन सिंगल किताबों से याद करो, या आप नोट्स से याद करो, या फिर आप चाहे चलिए परीक्षा वाणी से याद करो, तो ये आपको समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार की ये किताबें यहाँ पे मैंने आपको बताई। ये कुछ बेसिक किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको पढ़ लेनी चाहिए एक बार, ताकि आपका और एक 12वीं एनसीईआरटी में जो 3 किताबें चलती हैं, अभी वाली। तो ये यदि आप पढ़ लोगे तो फिर आपको से आप ये वाली किताब पढ़ो सिंगल-सिंगल, अलग-अलग पार्ट की, फिर आप ये वाली किताब पढ़ लो, ये आपको आसान लगेंगी। और कोचिंग वगैरह में भी यदि शिक्षक पढ़ाता है या उनके नोट्स पढ़ते हो तो चाहे नोट्स हो या ये किताब हो या ये किताब हो या चाहे आर्य वाली हो, यदि आपको इस प्रकार की बातें नहीं पढ़ी हुई हैं, बेस आपको नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि राष्ट्रकूट कब हुए, पाल कब हुआ, सेन कब हुआ, है ना? तो आपको वंशों में उलझन हो रही है कि कौन किसके साथ कब क्या था, किसके साथ लड़ाई थी, किसके साथ सीमा लगती थी। एक बेसिक अंडर या समाज में क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं, स्त्रियों की स्थिति में क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं, है ना? सामाजिक संरचना में क्या बदलाव आ रहे हैं, राजनीतिक संरचना में क्या बदलाव आ रहे हैं। एक आपको एक समझ नहीं विकसित हुई है, तो फिर आप फैक्ट रटते जाएँगे। उनको एक तो रटने में आपको दुगना ज़ोर आएगा, भूलेंगे आप जल्दी। और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम में यदि उससे रिलेट करके या प्रकार के यदि क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको कई सारे कथन होते हैं, जिसमें समाज से संबंधित है या राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, उसमें आप फँस जाते हो। फिर वो लगता है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिर आप उसमें नेगेटिव और करते हो। थोड़ा-सा बेसिक किताबें पढ़ने के बाद आप इस प्रकार की सिंगल किताबें या फिर अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग किताबें पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसके बाद में आप प्रैक्टिस, ठीक है? टॉपिक वाइज़ पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, टॉपिक वाइज़ पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। और हमेशा आपको लास्ट के अंदर छोटी किताबों की आवश्यकता रहेगी, चाहे वो आपके खुद नोट्स हों या कोई सिंगल गाइड हो, नहीं तो आपके लिए हमेशा समस्या बनी रहती है क्योंकि आप यदि बड़ी-बड़ी किताबों के साथ मैं नाम लिखने को बहुत सारी किताबों लिख सकता हूँ। यहाँ जस्ट मेरे सामने लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें पड़ी हैं इतिहास की, बहुत सारे नाम लिख सकता हूँ, है ना? ऑथेंटिक भी बता सकता हूँ, गाइड भी बता सकता हूँ, पता नहीं कितने नाम। दिखा भी सकता हूँ आपको ऐसे ये कर के कि कला का क्वेश्चन यहाँ से आता है, फलाना क्वेश्चन, लेकिन वो विद्यार्थी कभी पढ़ ही नहीं सकते। एक किताब यदि आप देखना चाहें, तो जैसे जो नेट वगैरह की या और तैयारी करते हैं, जिससे वास्तव में आरपीएससी भी और नेट के भी सवाल हैं, वो बनते रहे आ रहे हैं आजकल प्राचीन भारत के अंदर है, वो है भूपिंदर सिंह मैडम है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी हैं ये, दिल्ली विश्वविद्यालय में भूपिंदर सिंह, इनका ही है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास नाम से इनकी किताब आती है, बड़ी किताब है। अब आप कहेंगे कि सर इसको छोड़ के ये पढ़ लें, पहली बात याद नहीं होगी, दूसरी बात उसमें से सारे इसमें सवाल ज़्यादा आएँगे, उसमें से कम आएँगे। फिर बता क्यों रहे हो? क्योंकि इस किताब को देखकर आरपीएससी पेपर नहीं बनाती, उस किताब में से आरपीएससी हर साल कम से कम 10 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो जो उनका शुरू वाला स्रोत वाला टॉपिक है, उसी में से आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो 2 क्वेश्चन पक्के उसमें से आ रहे हैं आज, लाइन टू लाइन उसमें से उठा के। अभी आप यदि बाय चांस यदि आप ये ऑब्जेक्टिव किताब को इसमें से कोई चुनते हो या ले भी रखी है तो उसमें आप देखोगे भूपिंदर सिंह की प्रकार से मैंने व्याख्या डाल रखी है, इसीलिए डाल रखी है उसमें से सवाल पूछ रही है यार, ठीक है? ये जैसे छोटी-सी किताब है, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे सवाल बन जाते हैं, समझ भी अच्छे बन जाती है। मध्यकाल में तो बहुत छोटी-सी किताब है। तो ये प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है। ये आप लाइन टू लाइन पढ़ने लग जाओगे तो इसमें से कुछ टॉपिक तो इतने जटिल हैं और इतने उबाऊ हैं कि न आप उनको याद कर सकते हो और न आपकी किताब पढ़ने की इच्छा। लेकिन इसके अंदर कुछ पार्ट इतने इंटरेस्टिंग हैं, यदि आप
बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ोगे या अशोक के काल के बारे में पढ़ोगे, आपको पढ़ के मज़ा आएगा। तो उसमें से आप क्या करोगे, कभी-कभार यदि जब मैं एग्ज़ाम के टाइम में इसको नहीं रिकमेंड कर सकता, आज कर सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ टॉपिक आपने पढ़े, आपको लग रहा है कि हाँ, ये नई चीज़ है, मार्क कर लिया, अपने नोट्स में ऐड कर लिया, है ना? अपनी किताब में ऐड कर लिया। इस प्रकार से आप चीज़ ठीक है? तो अलग-अलग काल में सौरभ चौबे परीक्षावाणी, नाथ पब्लिकेशन की अब की बार अच्छी ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में कठिन आया था, थोड़ी डाउन थी, अब की बार काफ़ी अच्छी है इसमें परफ़ॉर्मेंस। अरविंद भास्कर की लगभग हर बारी अच्छी रहती है और लेकिन थोड़ी-सी इससे बड़ी है किताब, जटिल है। ये मैंने इसको पहले लिखा क्योंकि इस बार फर्स्ट ग्रेड में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, छोटी होने के बावजूद भी। अब इसमें हिंदवाल पब्लिकेशन, नाथ पब्लिकेशन, पैनोरमा, लक्ष्य जो भी आपके पास हो, सारी अच्छी किताबें हैं इसके अंदर, कि राजस्थान का मैटर लगभग वही है। राजस्थान कला संस्कृति पढ़नी है तो मेरी एक नई किताब आने वाली है, एक बार आप उसको ज़रूर देखना, अभी वो फाइनल होने वाली है, उस किताब के लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी लगेगी भी आपको। लेकिन राजस्थान का इतिहास हुआ, भारत का इतिहास हुआ, राजस्थान की कला संस्कृति हुई, ये ऐसी किताबें हैं कि बहुत ज़्यादा मैटर तो चेंज होता नहीं, तो उसके लिए चाहे मैं निकालूँ, चाहे कोई और निकाले, भाग के किताब दुकान से लाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? जो है वो आपने पढ़ रखी है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नहीं तो मत लाया करो, कोई कहता रहे। सबको बेचनी होती है, मुझे भी बेचनी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। या फिर आप सिंगल किताब पढ़ना चाहो, यदि आपके बेसिक आपको ठीक आता है, सिंगल किताब में पढ़ना चाहो, तो ये तो तीनों पढ़ रहे हो तो रिवीजन के लिए ले सकते हो, यदि अपडेट नहीं हो। नहीं, सिंगल किताब में भारत का इतिहास इससे अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भारत का इतिहास बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मैंने आपको बता दी, इससे 40% मैटर ज़्यादा है। और या फिर गणपत सिंह राजपुरोहित के नोट्स, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास हैं इनके नोट्स। मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं कि सर वो नोट्स पढ़ रहे हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव किताब सॉल्व कर रहे हैं या दूसरी ऑब्जेक्टिव किताब सॉल्व कर रहे हैं, उससे काम चल जाएगा था। तो मेरे को विद्यार्थियों ने जो सवाल पूछे हैं, आप कमेंट में देख लो विद्यार्थियों ने ये पूछ रखे हैं, तो उसको एड्रेस करना होगा। तो गणपत सिंह राजपुरोहित सर के आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं और साथ में ये ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं है। अब रिजल्ट आएगा आपकी बार की वैकेंसी का, तब भी आपको पता चल जाएगा जब विद्यार्थी बोलेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा है, और अगली बार भी जब रिजल्ट आ जाएगा और पेपर होगा तब भी आपको समस्या नहीं आएगी। और इस बार पिछली बार यदि इन्होंने कोई कोई नहीं ली है कोचिंग या लेना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनका कोर्स ज्वाइन कर लो, लेना चाहते हैं तो किसी भी शिक्षक का कोर्स यदि आप लेना चाहते हो, ऑनलाइन कोचिंग में आपको मैं बताता हूँ, वैकेंसी आने के बाद में ऑनलाइन कोर्सेज का या ऑफलाइन कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं होता। एग्ज़ाम तक या तो शिक्षक से कोर्स पूरा नहीं होगा, या तो लास्ट महीने तक कोर्स पूरा होगा, तो आप रिवीजन कैसे करोगे? या जैसे अभी अब 1-2 कंट्रोवर्सी के मैंने वीडियो देखे थे 1-2 शिक्षकों के अंदर, जिसमें विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारा तो कोर्स ही पूरा नहीं करवाया इन्होंने, ले बैठे रहे। ये अभी आपके भी सामने भी आ जाएगा कभी। वही सिचुएशन होती है, भर्ती आई और शिक्षक ने कोर्स लॉन्च कर दिया क्योंकि फीस तो जमा कर लेते हैं। अब आपका तो पैसा गया, अब या तो क्या है कि जल्दबाज़ी करेंगे, या क्या है कि कोई ना कोई पार्ट छोड़ देंगे। अब भारत के तीनों पार्ट, राजस्थान का पार्ट, है ना? विश्व का पार्ट, इतने-इतने पार्ट करवाएँगे तो समय लगता है इसके अंदर बहुत सारा। तो एग्ज़ाम की जो नोटिफ़िकेशन है आपका परीक्षा का, वो आने के बाद में आप कोचिंग जॉइन करते हैं, उसका कोई कोई बेनिफिट नहीं है। उससे आपको उल्टा नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको समझ नहीं आ रहा है और यदि आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को एक बार कोर्स लेके पढ़ना है, तो आपको अभी से लेना चाहिए। देखिए आप किसी भी शिक्षक का लो, वो आपकी इच्छा है। एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आने के बाद में मेरे को कोर्स के लिए कोई विद्यार्थी मैसेज करता है, मैं उसको मना करता हूँ, ठीक है? सिंगल पार्ट कभी फर्स्ट पेपर का किसी ने गणित का देख लिया, वो और देख लिया, वो और देख लिया, वो अलग बात है। बाकी आप कहें कि सब्जेक्ट की कोचिंग हम है, वो परीक्षा की घोषित होने के बाद में करेंगे, तो फिर आपका कल्याण होना तय है। उस प्रकार से नहीं, उस प्रकार से आप सिलेक्शन उसमें नहीं ले सकते। लास्ट तक लटकते रहेंगे, ना आप रिवीजन कर पाएँगे। तो कोचिंग आप चाहे हिंदी विषय के हों, भूगोल विषय के हों या साइंस के विषयों की हों या पेपर 1 की आप कोचिंग ले रहे हैं, तो कोचिंग लेने का सही समय ये होता है कि जब एग्ज़ाम में कम से कम 12 महीने का समय बचा हुआ हो। यानी आपकी कोचिंग एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने पहले कम से जब भी आपका एग्ज़ाम हो, उससे 3 से 4 महीने पहले आपकी पेपर 1 की सब्जेक्ट कोचिंग पूरी हो जानी चाहिए, ताकि आप 3-4 महीने में अच्छे से उसको रिवीज़न कर सकें। इतना टाइम यदि आपके पास बचता है, तभी आप कोचिंग जॉइन किया करो, नहीं तो मत किया करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये किताबें हो गई और ऑब्जेक्टिव किताबों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आप किसी चीज़ की से सहमत नहीं हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मैं आपकी असहमति का भी जवाब दूँगा। यदि आप भाषा कहीं गलत इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप दोबारा कमेंट नहीं कर